Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and as we started our subject Communication Skills Unit 1 Chapter number 1. So जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट में हमने देखा कि कम्युनिकेशन से हम क्या समझते हैं, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं और अलग अलग लोगों का क्या क्या परसेप्शन होता है जो कि कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करता है, कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी सेकेंड यूनिट जिसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या समझते हैं, कैसे लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। दिस कम्युनिकेशन क्रिएट्स अ मीनिंग थ्रू द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस। हियर प्रीफिक्स दैट इज COM कम्युनिकेशन के अंदर है कम COM जिसका मतलब है टुगेदर। सो देर मस्ट बी एन अंडरस्टैंडिंग एंड कमिंग टुगेदर फॉर अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन टू बी टेक प्लेस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कम्युनिकेशन से हमारा क्या मतलब है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि दो लोग हैं या दो से ज्यादा लोग हैं वो आपस में उनके जो थॉट प्रोसेस है, उनके जो मैसेजेस हैं उनको एक्सचेंज कर रहे हैं। तो मैसेजेस को एक्सचेंज करना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन के अंदर जो आगे वर्ड है कॉम, इस कॉम का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन में साथ में जो है इंफॉर्मेशन जो है डिस्कस होती है। मतलब कि एक इंसान, ऐसा नहीं होता वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता, जब भी कम्युनिकेशन है तो वो टू वे होगा। यानी कि एक बंदा बोलेगा उसका रिस्पॉन्स आएगा, अगेन वो बोलेगा अगेन उसका रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है वो टुगेदरनेस को बताता है। यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग होती है, किसी भी कम्युनिकेशन जहाँ पे हो रही होती है वहां पर लोगों के बीच में एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लोग साथ मिल करके आकर के एक सक्सेसफुली अपनी कम्युनिकेशन करना चाहिए। दैट मीन्स कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस कर पाए एज वेल एज द सेकेंड पर्सन कैन रिस्पॉन्ड इन द रिप्लाई ऑफ दैट कम्युनिकेशन। कि भाई कोई बंदे ने कोई बात बोली, उसका रिस्पॉन्स आए, ठीक है, उस बात को उसको समझ में आई है या नहीं आई है, ये बात हमको समझ में आए, सेकंड पर्सन को भी समझ में आए। तो इस तरीके से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर टुगेदरनेस होनी चाहिए एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के होने के लिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देर आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन के 5 मेजर एलिमेंट्स हैं। एक तो रहेगा सेंडर जिसने उस इंफॉर्मेशन को भेजा है, सेकेंड रहेगा रिसीवर जिसने उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया है, इनकोडिंग जिसके थ्रू जो मैसेज सेंडर ने भेजा है उसको इनकोड किया जाएगा, जिसके थ्रू कम्युनिकेट किया जाएगा। ठीक है, और डिकोडिंग जहाँ पे जो रिसीवर है उस इनकोडिंग किए हुए जो लैंग्वेज है उसको डिकोड करके समझेगा। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा जो इनकोडिंग डिकोडिंग होगा वो एक मैसेज चैनल के थ्रू हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो मेजर एलिमेंट्स है वो है सेंडर, रिसीवर, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। सेंडर से क्या मतलब है, द पर्सन विच विद द मैसेज टू कम्युनिकेट, वो बंदा वो पर्सन जो कि कम्युनिकेशन करने के लिए मैसेज भेज रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है मैसेज के थ्रू, वो है सेंडर। सेकेंड है द पर्सन और द पर्सन्स whom the message is addressed, that means the person who interpret the message, वो पर्सन या वो पर्सन्स वो जो उस मैसेज को एड्रेस कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं उस मैसेज को जो सेंडर ने भेजा है उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, वो सारे हैं रिसीवर। ठीक है, फिर होते हैं यहाँ पे इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द मैसेज इनटू द फॉर्म इन विच इट इज टू बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, इनकोडिंग का मतलब है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो भी मैसेज है उसको इस फॉर्म में लाया जाता है कि उससे कम्युनिकेट किया जा सके। ठीक है, उसको इस तरीके से, जैसे मान लो हमारे मन दिमाग में कोई बात है तो उस दिमाग में जो बात है हमारे, जिसको हम मैसेज को बताना चाहते हैं, तो हम बोल करके, लिख करके या एक्सप्रेशन से, जिस भी तरीके से हम अपने मैसेज को जिस भी फॉर्म के अंदर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दैट इज इनकोडिंग। And decoding is that is the process in which the receiver undergoes in trying to interpret the exact meaning of the message. डिकोडिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी आपका मैसेज है उस मैसेज के मतलब को रिसीवर क्या कर लेगा, डिकोड कर लेगा, उसको इंटरप्रेट कर लेगा, उसको समझ लेगा, रिसीवर उसको ले लेगा। तो इस तरीके से चार लोग हैं, सेंडर जो दे रहे हैं,
जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं उसको सबसे पहले एनकोड किया जाएगा, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा जिससे उसको समझा जा सके। फिर उसको डिकोड किया जाएगा, डिकोड करके जो रिसीवर है उस बात को जो उसको समझाई जा रही है, जो उसको बताने की कोशिश की जा रही है, उसको समझेगा, उसको लेगा। तो इस तरीके से रिसीवर जो है उसको डिकोड करके इंफॉर्मेशन को ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। पहला होता है आपके फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जिसमें दो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे हैं। सो हियर when a small group of people or only two person involve them in informal talking, when they come to face, it is called face to face communication। ठीक है, ये एक छोटा स्मॉल ग्रुप ऑफ डिस्कशन हो सकता है, या मेजरली इसके अंदर दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बोल रहा होता है, दूसरा पहले को बोल रहा होता है, तो दो लोग जब इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पे फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल टॉकिंग हो रही होती है, मतलब फॉर्मल तरीके से बात नहीं हो रही होती, एक कैजुअल वे में बात हो रही होती है, जब वो एक दूसरे के फेस टू फेस कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इसको बोलते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, एक दूसरे को दूसरा पहले को, टू वे कम्युनिकेशन होता है। दैट मीन्स वर्बल एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर। हियर डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स शेयर, discussion, argument or interaction. The formats include meeting interviews, phone call classes or response from a receiver necessary for the effectiveness। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है, एक बंदा दूसरे को बोल रहा है, दूसरा पहले को बोल रहा है, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा होता है। तो जब यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो रहा होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, तो वहाँ पे वर्बली जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही होती है, वर्बली इंफॉर्मेशन जो है एक्सचेंज हो रही होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी थॉट हो सकता है, उसका एक्सचेंज हो रहा होता है दो लोगों के बीच में, दो लोग बोल करके अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, थॉट्स हैं, उनको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन होता है, इसके अंदर किस तरीके से वो कर सकते हैं, वो या तो उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, या वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, या किसी टॉपिक पे वो दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं, या फिर आर्ग्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, बहस कर रहे होते हैं दोनों किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे किस फॉर्मेट में बात की जाती है, मीटिंग इंटरव्यूज, जैसे कि वन टू वन मीटिंग इंटरव्यूज जो कि ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू होते हैं आजकल। ठीक है, जूम मीटिंग के थ्रू होते हैं या फिर गूगल मीट के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो मीटिंग इंटरव्यूज आते हैं इसके अंदर। फोन कॉल क्लासेस, जिसके अंदर फोन कॉल के थ्रू जो है क्लासेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है, फोन कॉल के थ्रू भी इंफॉर्मेशन होते हैं, वो होते हैं इंटरव्यूज होते हैं, जिसे टेलीफोनिक इंटरव्यूज बोला जाता है। ठीक है, या फिर रिसीवर के थ्रू जो भी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है यहाँ पे इफेक्टिवली लिया जाता है। ओवरऑल ये बात है कि भाई एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा तरीका जिससे दो या दो से ज्यादा लोग जो है, एक तो फेस टू फेस है यानी कि दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं, दूसरा टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब कि पहला बंदा दूसरे को बोल रहा है, दूसरा बंदा पहले को बोल रहा है, तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, फेस टू फेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल है मीटिंग इंटरव्यूज, फोन कॉल क्लासेस एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। ठीक है, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है टोन ऑफ वॉइस, क्योंकि बात करके एक्सप्रेस करें तो आप किस तरीके का, आपका वॉइस टोन क्या है, किस तरीके का है, वो भी यहाँ पे एक मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है। क्योंकि सेम बात को एक तो आप स्लो टोन में बोलो, लो टोन में बोलो, सेम बात को हाई टोन में बोलो, दोनों का इम्पैक्ट जो है वो अलग अलग जाएगा। तो यहाँ पे जो टोन है वॉइस का, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये किस बात को एक्सप्रेस करता है, किसी भी पर्सन के इमोशंस को, उसके एटीट्यूड को बताता है। ठीक है, और ये एटीट्यूड जो है किस बेसिस पे हो सकता है, जैसे ये किसी भी इंसान के अलग अलग एटीट्यूड्स है, ये जो है खुश है, चेयरफुल है, कॉन्फिडेंट है, ये जो बच्चा है ये फ्यूरियस है, गुस्से में है, और ये जो है ये एकदम दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं, ये हिलीरियस है, मतलब काफी खुश मिजाज टाइप के हैं। तो अलग अलग इंसान के अलग अलग एटीट्यूड्स हैं, अलग अलग इमोशंस हैं, जिसके थ्रू जब वो एक्सप्रेस कर रहा होता है अपने आप को, सेम बात को अलग अलग इमोशंस के साथ एक्सप्रेस कर रहा होता है, जो उसके एटीट्यूड पर, उसके इमोशंस पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर, कि उसकी वे ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, जब वो अपनी बात को बोल रहा है तो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, उसका बॉडी मूवमेंट कैसा है, ठीक है, उसका गेस्चर कैसा है, उसका वे ऑफ स्टैंडिंग कैसा है, वे ऑफ सिटिंग कैसा है। तो ये बॉडी लैंग्वेज जो है हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसके अंदर आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ही आ जाएगा। उसके अलावा जिसके काइनेटिक गेस्चर्स होंगे,
जब वो बात कर रहा है, जब वो सुन रहा है, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसके आई कांटेक्ट कितना है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उसका फिजिकल कम्युनिकेशन कैसा है, उसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है, ठीक है, वो किस तरीके से वर्बली यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है, ये हम देखेंगे। और देन लास्ट में हम कहेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि डायरेक्टली, स्पिरिटेड, कॉन्सेंट्रेट और सिस्टमैटिक। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से किसी भी इंसान का जो वॉइस टोन रहता है वो यहाँ पे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो आता है इमोशंस और एक आता है उसका एटीट्यूड। इमोशन से क्या मतलब है हमारा, इमोशन से हमारा ये मतलब है कि अ पावरफुल कम्युनिकेशन फिल्टर दिस रिसीवर्स may think with their emotions. Strong emotions can prevent the reception or distort the strength of the message. This may shift attention from the message contained to the feeling. ठीक है, इमोशंस की बात करें तो इमोशंस का मतलब ये है कि जैसे किसी भी पर्सन है तो उसके जो इमोशंस हैं, जब वो अपने किसी भी बात को एक्सप्रेस कर रहा है तो अपने इमोशंस के साथ उनको बोल रहा है, इमोशंस के साथ में वो बता रहा है। तो उस इमोशंस में उसके फिल्टर लगे हुए हैं कि वो किस तरीके से वो बात बोलेगा। सेम चीज वो गुस्से से बोल सकता है, दुखी होकर बोल सकता है, खुश होकर के बोल सकता है, नाराज होकर के बोल सकता है। तो उसका वो जो वे ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा, जो उसका वो वहाँ पे इमोशन रहेगा, वो यहाँ पे उसके वे ऑफ एक्सप्रेशन को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से एक फिल्टर का वो काम करेगा, एक पावरफुल कम्युनिकेशन फिल्टर का काम करेगा यहाँ पे उसके इमोशंस। सेकेंड है कि जो रिसीवर है, जब उस बात को वो लेगा तो वो उस पर्सन की बात को विद उसके इमोशंस के साथ लेगा कि किस तरीके से उसने वहां पे वो बात बोली है, ठीक है, उसके इमोशंस के साथ वो उसको एक्सेप्ट करेगा, इसलिए वो उसके वर्डिंग से ज्यादा उसके इमोशंस के बारे में सोचेगा, उसके इमोशंस को समझेगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अगर उसकी इमोशंस है तो वो उसकी जो रिसेप्शन है, चीजों को लेने का तरीका है, उसको रोकते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं। और मैसेज की जो स्ट्रेंथ है, मैसेज की जो बात वो कहना चाह रहा है ना, उसको डिस्टोर्ट कर देते हैं। मतलब कई बार जो है इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि जो बात कहनी चाहिए जा रही है ना, वो वहां पे उतनी मीनिंगफुल नहीं रह जाती जितने वो इमोशंस बन जाते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है मैसेज की रिसेप्शन को, मैसेज के मीन को, मैसेज के डिस्टोरेशन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। मैसेज दिया जाना चाह रहा है ना, उसको नहीं होकर के इमोशंस वहां पे जो है ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, और ये जो है शिफ्ट कर देते हैं अटेंशन को मैसेज से फीलिंग्स पर। इसकी वजह से मैसेज पर ध्यान जाने की जगह, मैसेज जो दिया जाना चाहिए उसकी जगह इंसान की इमोशन, उसकी फीलिंग्स पर जो है ज्यादा ध्यान वहां पे चला जाता है, वहां पे ध्यान आता है। ठीक है, दूसरा है कि एटीट्यूड, कि किस एटीट्यूड से वो बात बोली जा रही है, किस वॉइस टोन में बोली जा रही है, किस असेंट में, किस तरीके से बोली जा रही है, किस गेस्चर के साथ, किस वे ऑफ एक्सप्रेशन के साथ वो बोली जा रही है, किस ड्रेसअप में बोली जा रही है, किस तरीके से डिलीवर की जा रही है, कैसे वो बात बताई जा रही है, कैसे वो बात एक्सप्रेस की जा रही है। ठीक है, और मैनरिज्म एंड स्पीकर्स टॉपिक, स्पीकर का टॉपिक है, जो भी वो बात बोल रहा है उसका मेन टॉपिक है उस बात को बताने का। ठीक है, इस बात पे ये डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा किस पर, उसके मैनरिज्म पर। मैनरिज्म का मतलब है कि किस मैनर से वो बोल रहा है, किस तरीके से वो बोल रहा है, उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, तो एटीट्यूड, जो जिस एटीट्यूड से वो बोल रहा है, मतलब उसका वॉइस कितना हायर है, कितना लाउड है, कितना स्लो है, कितना हम्बल है, किस असेंट से वो बात कर रहा है, उसका गेस्चर क्या है वो बोलते वक्त, कितने एक्सप्रेसिव या इम्प्रेसिव तरीके से वो बात कर रहा है, उसका ड्रेसअप क्या है उस टाइम वो जब वो बात बोल रहा है, किस तरीके से वो अपनी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, किस मैनर में बोल रहा है, और जो बोल रहा है उसका टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे वो बात कर रहा है। ये सारी चीजें जो है उसके कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं, उस पर ये बेस्ड होती है उसका एटीट्यूड। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज, कि किस, जब कोई भी बात वहां कर रहा है, कोई पर्सन कोई बात एक्सप्रेस कर रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसकी जब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक तो वर्बल कम्युनिकेशन है जो हमने बोल करके किया है ना, मुंह से जो वर्ड्स निकाले उसके थ्रू हमने किया है। एक कई बार हम बोल कर नई चीजों को नॉन वर्बली भी एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि आंखों के गेस्चर के थ्रू, आंखों के कॉन्टेक्ट के थ्रू। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी पॉस्चर के थ्रू, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, हमारे अपीयरेंस के थ्रू, और हमारा जो वॉइस टोन रहता है उसके थ्रू। तो यहाँ पे कई बार को नहीं, नॉन वर्डिंग्स के थ्रू भी, बिना वर्डिंग्स के भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो उससे हम क्या समझते हैं,
तो नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम वर्ड से नहीं, नॉन वर्ड से, यानी कि बिना वर्ड्स के जो है अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को? बाय यूजिंग द बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से क्या मतलब है कि मैसेजेस विदाउट द वर्ड्स और साइलेंट मैसेजेस। यहाँ पे जो मैसेजेस होते हैं उसके अंदर वर्ड्स नहीं होते हैं, या इनको हम साइलेंट मैसेजेस भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स नॉट स्पीकन नॉट रिटन, यानी कि इसका मतलब ये है कि उसको बोला नहीं गया है, उसको लिखा नहीं गया है, उसको सिर्फ एक्सप्रेस किया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इसके अंदर आते हैं बॉडी का पोस्चर कैसा है, किस तरीके से आप बैठे हो, किस तरीके से आप खड़े हो। ठीक है, आपका खड़े होने का तरीका क्या है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, चेहरे का किस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, आपका वॉइस टोन कितना हाई है या कितना लो है, किस किस वॉइस टोन में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बॉडी का गेस्चर कैसा है, कैसा एक्सप्रेशन है, अपीयरेंस कैसा है, कैसे दिखाई दे रहे हो जब आप वो बात कर रहे हो तब, और जब आप वो बात बता रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, तब आपका आई कांटेक्ट कितना है, कितना आप सामने वाले को जो अपनी बात है उसको डिलीवर कर पा रहे हो, कितने स्ट्रॉन्ग इंटिशिएशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इम्पैक्ट मोर देन द वर्बल मैसेज, इसका जो इफेक्ट होता है ना वो वर्बल मैसेज से भी ज्यादा होता है। एंड बीइंग मोर कॉन्शियस ऑफ नॉन वर्बल मैसेज इम्प्रूव्स द कम्युनिकेशन। और ये जो है नॉन वर्बल जो मैसेजेस होते हैं ये काफी ज्यादा कॉन्शियस इफेक्ट डालते हैं, शब्दों से ज्यादा जो एक्सप्रेशन है वो इफेक्ट डालते हैं। तो इस तरीके से नॉन वर्बल मैसेजेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत कॉन्शियस इफेक्ट डालने की वजह से जो कम्युनिकेशन होते हैं उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि जो भी बात है वो वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस का मिक्सचर होना चाहिए, कि हमें मेक श्योर करना है कि जो भी यहाँ पे वर्बल मैसेजेस और नॉन वर्बल मैसेजेस हैं वो कंसिस्टेंट रहें। ठीक है, यानी कि वहाँ उसके थ्रू जो भी मैसेज डिलीवर किया जा रहा है दैट शुड बी मस्ट क्लियरिटी एंड बिल्ड द ट्रस्ट, कि वो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, वो मैसेज एकदम क्लियर होना चाहिए और वो ट्रस्ट बिल्डअप करता हो, कि मतलब वो एक प्रॉपर ट्रस्ट बिल्डअप करने वाला मैसेज होना चाहिए, कि वो एक प्रॉपर ट्रस्ट बिल्डअप करता हो दोनों लोगों के बीच में, है ना। आई कांटेक्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, फेस ऑफ एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए, अपीयरेंस ऐसा होना चाहिए कि वो एक ट्रस्ट बिल्डअप करे और मैसेज को क्लियरली जो है सामने वाले को एक्सप्रेस कर पाए। नेक्स्ट इज द बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि भाई किस तरीके से आप अपनी बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं, बॉडी की काइनेटिक्स कैसी है, बॉडी का गेस्चर कैसा है, कि आप अपनी बात को प्रॉपरली वहां पे एक्सप्रेस कर पाए बाय यूजिंग योर बॉडीली गेस्चर्स। जैसे कि मूवमेंट ऑफ द बॉडी, इसमें क्या होगा, बॉडी का मूवमेंट होगा। जैसे आपने नोटिस किया होगा कई बार टीचर्स जो पढ़ा रहे होते हैं हाथ भी जो है साथ में चल रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने हैंड्स के थ्रू अपनी बॉडी, उनके पैर चल रहे होते हैं या वो खुद मूव कर रहे होते हैं। कुछ टीचर्स हैं वो घूम घूम के, है ना, पूरे क्लासरूम में चक्कर लगा लगा के पढ़ाते हैं, तो उनके बॉडी का जो है वहाँ पे मूवमेंट हो रहा होता है, उस बॉडी मूवमेंट के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बॉडी का मूवमेंट हो रहा होता है, जैसे कि लिम्स का, हाथों का, पैरों का, है ना, फीट्स का, और हेड का, सिर का, फेशियल एक्सप्रेशन इसके अंदर आ जाएंगे, आई बिहेवियर की आंखों का कैसा बिहेवियर है, आंखें कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, बॉडी का पोस्चर कैसा है, ठीक है, किस तरीके के बॉडी पोस्चर में बंदा पर्सन बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है बॉडी लैंग्वेजेस को अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे ये है कि जो बॉडी लैंग्वेज है ना उसका मतलब ये है कि किसी भी पर्सन जब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो उसकी बॉडी में कौन कौन से बॉडी पार्ट से जो मूव कर रहे हैं, जैसे कि उसके हाथ, पैर, सिर, उसके फेस, उसकी आईज और उसका बॉडी पोस्चर, ये सभी उसके बॉडी लैंग्वेजेस के अंदर काउंट होते हैं। तो यहाँ पे इन सबको इलोबरेट किया गया है, जैसे कि फर्स्ट है आपका आई कॉन्टेक्ट, कि आंखों से आप जो है बोलते हैं ना, आंखों से बता दिया, आंखों से जता दिया, तो इस तरीके से आई कॉन्टेक्ट। So an honest person have a tendency to look straight in the eyes when speaking. At least listeners accept it like that. So the people who avoid the eye contact with the other person when an uncomfortable question is asked. This transmits more information than the other part of the body. Western standard in business setting meet other person's eye, that is 60 to 70%. ठीक है, तो एक जनरल टेंडेंसी कि जो इंसान ईमानदार है ना, ऑनेस्ट है, जो बात को वो बोल रहा है वो पूरी ईमानदारी से बोल रहा है, ये इस बात से प्रमाणित होता है कि जब वो बात कर रहा है ना तो वो एकदम आंखों में आंखें डाल करके एकदम आई कांटेक्ट के थ्रू स्ट्रेटली देख करके अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है।
ठीक है। तो एक ऑनेस्ट पर्सन जो होता है ना, जब वो बात करता है ना, वो एकदम स्ट्रेट आईज में देख करके बात करता है। और जब वो एकदम आईज में स्ट्रेट देख करके बात करता है ना, तो जो एक्टिव लिसनर होता है, जो उस बात को सुन रहा होता है, वो उसको बहुत कन्वीनियंसली इसको एक्सेप्ट कर पाता है, उसको समझ पाता है, उसको अंडरस्टैंड कर पाता है। लेकिन जो लोग दूसरे लोगों के साथ आई कांटेक्ट से बचते हैं, मतलब कि अगर उनसे कोई अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी इंसान से, है ना, तो उनकी टेंडेंसी, जनरल टेंडेंसी है कि वो जो है फिर वहां पे आई कांटेक्ट करने से बचेंगे। तो इस तरीके से जब ऐसा होता है तो वहां पे जो है क्लियर ये पता चल जाता है कि सामने वाला जो बात बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। अगर वो आई कांटेक्ट कर रहा है मतलब एकदम सही बात होगी, अगर वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है मतलब कि वो झूठ बोल रहा है या वो उस क्वेश्चन से अनकंफर्टेबल है। तो इस तरीके से बॉडी के किसी भी पार्ट के कंपैरिजन में आई जो है वो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट करती है। इसीलिए जब स्कूल टाइम पे आपको पढ़ाते होंगे बोलते हैं कि टीचर के साथ आई कांटेक्ट रखो, आई कांटेक्ट रखो, ताकि कहना चाह रहा है ना वो आपको एज इट इज प्रॉपरली समझ आए। ठीक है, जितना अच्छा आई कांटेक्ट होगा उतनी ही आपको बात जो है प्रॉपरली समझ आएगी। ठीक है। वेस्टर्न कल्चर के अंदर जो बिजनेस मीटिंग्स होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा ये नोटिस किया जाता है कि जो भी पर्सन बात कर रहा है वो मिनिमम 60 to 70% उस कॉन्वर्सेशन के टाइम पे आई कांटेक्ट रख रहा हो। जितना अच्छा उसका आई कांटेक्ट होगा उतना ही जल्दी और इजीली बेस्ट तरीके से वो वहां पे एज एन एम्प्लॉय एक्सेप्ट किया जाएगा और एज एन एम्प्लॉय वहां पे लॉन्ग टर्म सक्सेस उसकी देखने को मिलेगी, अगर वो प्रॉपरली आई कांटेक्ट कर रहा है। क्योंकि आई कांटेक्ट कर रहा है मतलब वो उस बात को समझ रहा है ना, उसका वहां पे अटेंशन है, ध्यान है, इस बात को ये समझाता है, इस बात को ये बताता है। सेकेंड है फेशियल एक्सप्रेशन, कि चेहरे के क्या एक्सप्रेशन है, क्योंकि आईज के बाद सेकेंड जो ध्यान जाएगा वो चेहरे पे जाएगा, फेस पे जाएगा। सो इट आइडेंटिफाइज इनर फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ अ पर्सन। मोस्ट ऑब्जर्वेशंस आर एक्यूरेट सच इज वियरिंग योर इमोशंस ऑन योर स्लीव्स। ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे है कि कोई भी इंसान है उसके जो चेहरे पर ना उसके जो इमोशंस होंगे, जो उसके थॉट प्रोसेस होंगे, जो उसकी भावनाएं होंगी, अंदर की भावनाएं, वो कई बार झलक जाएगी। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी पर्सन की जो अंदर की जो भावनाएं होती है वो उसके फेस पर आ जाती है, उसके चेहरे पर झलक जाती है ना, उसकी जो इनर फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती है, उनको आप उसके फेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल सही होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हर इंसान जो है अपनी स्लीव्स के अंदर जो है अपने इमोशंस को छुपाए रखता है, दबाए रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है अपने जो उसने पहन रखा है उसमें उसके इमोशन छुपे हुए हैं, लेकिन जो फेस है उसके थ्रू उसके इमोशन झलक के जाते हैं, वो एक्सप्रेस कर ही देता है। ठीक है। थर्ड होता है फिजिकल कम्युनिकेशन। फिजिकल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मतलब है जैसे किसी से मिले आप तो आपने हैंडशेक किया, उससे हाथ मिलाया, दैट मीन्स आपने उसको ग्रीट करा। तो ये सब चीजें जो है फिजिकल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। सो ऑल not all the non-verbal communications come through the movement or motion. Some are static, self-presentation characteristics such as body weight, body height, hairs, skin color and breath order. ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल कम्युनिकेशन से क्या मतलब है? फिजिकल कम्युनिकेशन से ये मतलब है कि जो भी पर्सन है वो फिजिकली अपने बॉडी के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। यानी कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सारे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं ना, जो वर्बली नहीं होते हैं, जिन्हें बोल करके नहीं एक्सप्रेस किया जा रहा है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मूवमेंट के थ्रू या मोशन के थ्रू एक्सप्रेस किए जाएंगे। कुछ स्टेटिक भी है, मतलब कि आप एक जगह पे रुक कर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे कि आपके बॉडी हाइट से, है ना, आपके बॉडी वेट से, आपके हेयर्स से, आपके हेयर स्टाइल से, आपके फिजिक्स से, आपकी बॉडी फिजिक्स से, आपके स्किन कलर से, आपकी ब्रेथ ऑर्डर से। ठीक है। ये सारे जो है फिजिकल कम्युनिकेशन है। जैसे बिल्कुल ये ऐसे है कि किसी पर्सन में से इसलिए फ्रेगनेंस यूज किया जाता है कि अगर कोई पर्सन है वो एक नाइस फ्रेगनेंस कर रहा है तो वहां पे आप कम्युनिकेट कर पाओगे। लेकिन अगर इसकी अपोजिट कोई है जो बैड ऑर्डर रिलीज कर रहा है तो आप उसे बेटरली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। या कोई किसी ने किसी का अपीयरेंस है, उसके हेयर बहुत शाइनी है, बहुत सिल्की है, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, उसकी स्किन कलर बहुत अच्छा है, उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत अच्छा है, तो उसके साथ जो कम्युनिकेट करना है वो मच बेटर है, मच ईजियर है कंपैरेटिव टू उस पर्सन के साथ जिसका फिजिकल अपीयरेंस उतना अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजें भी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं।
ठीक है। इसके बाद जैसे पहली बार आपने जब मुलाकात करी किसी इंसान के साथ, तो उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट हुआ, वो कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वो कहीं ना कहीं जो है ओवरऑल उसकी लाइफ टाइम जब भी आप उसके साथ बात करोगे, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा एक माइंड में एक पास्ट एक्सपीरियंस की तरह सेट हो जाता है, और आप हमेशा उसको उसी तरीके से देखते हो, उसी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे होते हो, उसी तरीके से उसके साथ डील कर रहे होते हो। So we know the importance of the first impression, but the first impression happens every time when we initiate the communication. This positive first impression makes the communication much easier and more comfortable, whereas the negative first impression can cut off a relationship before it gets started. ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन का मतलब ये है कि देखो, फर्स्ट इंप्रेशन का काफी ज्यादा मतलब है, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो हर टाइम जब भी होता है, तब वहां पे कम्युनिकेशन इनिशिएट होती है। ठीक है। पहली बार जब आपने बात करी है, उस टाइम पर जब आपने कम्युनिकेशन को इनिशिएट किया है, तब वहां पे पहली बार जो इंटरेक्शन हुआ है, उस टाइम पे जो इंप्रेशन बिल्ड हुआ है, दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन। ये फर्स्ट इंप्रेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये कम्युनिकेशन को ईजियर बना देगा और कंफर्टेबल बना देगा। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये वहां पे उस रिलेशनशिप को कट ऑफ कर देगा, ठीक है, उसको शुरू होने से पहले ही वहां पे खत्म हो जाएगा रिलेशनशिप, वहां पे कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल डालता है। अब नेक्स्ट है, ये तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो गई, अब है वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। और वर्बल कम्युनिकेशन के स्टाइल्स। तो नेक्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है वो कम्युनिकेशन जिसे बोल करके एक्सप्रेस किया जाता है, उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। सो इट इज द प्राइमरी कम्युनिकेशन that includes skills such as reading, writing, speaking verbally in a common language, all of which the skills necessary to succeed in a college. The two most important are, first is the reading, second is the writing. Reading, that means intake of information, writing means production of the information. And before all of else, you don't like to read, accept the importance of the skill and work on it. This is a critical to your success. ठीक है। क्या बोल रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब आप अपनी जो भी बात है उसको बोल करके, लिख करके, ठीक है, या समझा करके एक्सप्रेस करते हो, तो दैट इज द वर्बल कम्युनिकेशन। ये जो है प्राइमरी कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर आता है पढ़ना, लिखना, बोलना, किसके अंदर, एक कॉमन लैंग्वेज के अंदर, जिन दोनों लोगों के बीच में बात हो रही है, जो बोल रहा है और जो रिसीव कर रहा है, उन दोनों के बीच में सेम लैंग्वेज के अंदर जब रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, यानी बोलना, लिखना और पढ़ना होता है, तो उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और ये जो सारी स्किल्स होती है ना, किसी भी कॉलेज के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन के अंदर, एक तो होता है आपके रीडिंग और एक होता है राइटिंग। रीडिंग का मतलब है पढ़ना, पढ़ करके क्या करते हैं हम, इन्फॉर्मेशन को रिपीट करते हैं। दूसरा होता है राइटिंग, राइटिंग को का मतलब है लिखना, लिख करके क्या करते हैं हम, अपनी इन्फॉर्मेशन को जो हमारे पास है उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो दो चीजें हैं, रीडिंग एंड राइटिंग। एक के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। तो बिफोर ऑल ऑफ एल्स, इन सभी के अलावा जो और चीजें हैं हमारी, उन सब के अलावा, अगर आपको यू डोंट लाइक टू रीड, अगर आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो वहां पे आपको इस स्किल की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े आप जो है लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। दिस इज वेरी क्रिटिकल फॉर योर सक्सेस। सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ना आता हो, आपको पढ़ना, लिखना, अपने आप को एक्सप्रेस करना आता हो। तो यहाँ पे सभी चीजों के अलावा जो पढ़ना है, अगर किसी को पढ़ना नहीं पसंद है, तो उसको इस स्किल की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इसको, इस पर काम करना जरूरी है कि आप सभी को पढ़ना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ करके आप जो है एक सोच बिल्ड करते हैं, और वो सोच जो है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सो देयर इज द कमिट टू रीडिंग द गोल्स। ठीक है। यहाँ पे जो गोल्स हैं आपके, उनको कमिट करने के लिए, ठीक है, उनके लिए आपको कुछ कमिटमेंट्स करने हैं, इन रीडिंग गोल्स को पूरा करने के लिए, कि आपको पढ़ना है, इसके लिए आपको कुछ गोल्स को, कुछ कमिटमेंट्स करने होंगे आपके रीडिंग गोल्स को पूरा करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट है प्लान अ टाइम, टाइम डिसाइड करोगे किस टाइम पे क्या करना है। एंड स्पेस टू कंसंट्रेट, और एक पर्टिकुलर एरिया क्रिएट करो, एक पर्सनल रूम क्रिएट करो, उस रूम के अंदर आप प्रॉपर्ली, वो रूम हो जिसके अंदर आप प्रॉपर्ली कंसंट्रेट कर सकते हो।
तो वहाँ पे एक ऐसा रूम बिल्ड करो जहाँ पे आप प्रॉपर्ली कंसंट्रेट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करो कि इस टाइम पे मुझे पढ़ना है, इस टाइम पे मुझे ऐसा रूम है जहाँ पे प्रॉपर्ली मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ। उस पर्टिकुलर टाइम पे नॉलेज को कैप्चर करो, नॉलेज को गेन करो। ठीक है, ज्ञान लो आप और कनेक्ट द आइडिया। तो वो सारी जो नॉलेज आपने वहाँ पे गेन करी उनको एक दूसरे से कोरिलेट करो, आइडियाज को कनेक्ट करो। और प्रीव्यू एंड रिव्यू, मतलब कि उस इंफॉर्मेशन को लेने से पहले भी जो है उसको प्रीव्यू करो कि भाई क्या पढ़ने जा रहे हो। और दूसरा है रिव्यू। रिव्यू का मतलब है पढ़ दिया एक बार, उसको दोबारा फिर से पढ़ो, दोबारा फिर से देखो उसको। तो इस तरीके से रीडिंग करने के लिए 3 मेजर कमिटमेंट्स लेने की जरूरत है। पहला कि टाइम को प्लान करो। जो भी स्पेस है जिसमें आपको वहाँ पे प्रॉपरली आप पढ़ सकते हो, उसको स्पेस को क्रिएट करो जहाँ पे आप प्रॉपरली कंसंट्रेट कर सकते हैं। वहाँ पे नॉलेज को कैप्चर करो, जो आइडियाज आपको आए हैं उन सबको कैप्चर करो, उनको सबको कनेक्ट करो। और लास्ट में जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है उसको प्रीव्यू करो, उसको रिव्यू करो, मतलब कि उसको दोबारा से भी व्यू करो, दोबारा से भी देखो। उसको री का मतलब होता है दोबारा, दोबारा व्यू, दोबारा देखना है उसको, दोबारा से रिवाइज करना है। जितना रिवाइज करोगे उतना चीजें याद रहेंगी। ठीक है, सो हियर इज द 4 मेजर कम्युनिकेशन स्टाइल। यहाँ पे कम्युनिकेट करने की 4 मेजर स्टाइल है। फर्स्ट है डायरेक्ट, सेकेंड है स्पिरिटेड, थर्ड है आपके कंसिडरेट एंड फोर्थ है आपके सिस्टमैटिक। ठीक है, तो 4 मेजर तरीके हैं जिसके थ्रू जो है कोई भी पर्सन जो है अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकता है। पहला है डायरेक्ट मेथड के थ्रू। डायरेक्ट जो है यहाँ पे गेट्स टू द बॉटम लाइन, speaks forcefully, maintains the eye contact and presents a positive position strongly। ठीक है, डायरेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर एक जो है बॉटम लाइन जो है वो बनाई जाती है। ये जो है बिल्कुल एक बॉटम लाइन, एकदम बॉटम लाइन पर आकर के बात की जाती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो भी बंदा बोल रहा है, जो भी पर्सन बोल रहा है वो फोर्सफुली बोल रहा है। ठीक है, स्ट्रांगली अपनी बात को रख रहा है। जब वो रख रहा है तो एक प्रॉपर आई कांटेक्ट को मेंटेन कर रहा है और अपनी पोजीशन को वहां पे स्ट्रांगली प्रेजेंट कर रहा है कि आई एम द वन हु इज गिविंग दिस ऑर्डर टू यू एंड यू हैव टू डू दैट। तो वहां पे जब वो बोलेगा तो वो एक बॉर्डर लाइन सेट करके बोलेगा, वो फोर्सफुली बोलेगा, आई कांटेक्ट के थ्रू बोलेगा और अपनी पोजीशन को स्ट्रांगली वहां पे प्रेजेंट कर रहा होगा। सेकेंड होता है स्पिरिटेड। स्पिरिटेड जो है वो परसुएटिव है, दैट इज अ गुड स्टोरी टेलर, pours on a big picture and uses a motivational speeches। जैसे मोटिवेशनल स्पीचर जो होते हैं ना, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जब वो अपने बात को बोल रहे होते हैं, मोटिवेशनल स्पीच दे रहे होते हैं, तो वो अपना एक परसेप्शन बता रहे होते हैं, चीजों को एक अलग तरीके से समझा रहे होते हैं। उसमें उनका वॉइस टोन बहुत हाई नहीं होता, एक नॉर्मल वॉइस टोन पे वो बात कर रहे होते हैं, एक अच्छी गुड स्टोरी टेलर की तरह अपनी बात को बता रहे होते हैं कि इसमें ऐसे होता है, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। एक कहानी से वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वो अपने परसेप्शन को बता रहे होते हैं, उनका जो परसिवेंस होता है उसको बता रहे होते हैं, गुड स्टोरी टेलर की तरह अपनी स्टोरी को, अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं और एक बड़ी पिक्चर को दिखा रहे होते हैं। ठीक है, एक बड़े लेवल पे चीजों को दिखा रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि बस ये करना है करके खत्म, नहीं, चीजों को बड़े लेवल में बता रहे होते हैं कि ऐसे करोगे तो ये होगा, इससे ये होगा और इससे रिजल्ट ये देखने को मिलेगा। तो पूरा वो एक बड़ी पिक्चर यहाँ पे इलैबोरेट कर रहे होते हैं और मोटिवेशनल स्पीचेस के अंदर मेजरली इसको यूज किया जाता है। दैट इज सेकंड इज स्पिरिटेड। थर्ड रहता है अपने कंसिडरेट। कंसिडरेट मतलब किसी एक बात को लेकर के जो कंसिडर होगी। तो दिस इज लिसन्स वेल, इज अ गुड काउंसलर, यूजेस अ एंड बिल्ड्स अ ट्रस्ट। थर्ड रहता है कंसिडरेट। जैसे कि जो जब अपन काउंसलिंग लेते हैं ना, तो 1-to-1 काउंसलिंग लेते हैं, तो उसके अंदर जब वो काउंसलर जब बात करता है ना, तो सबसे पहले तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। इसके लिए वो एक लो साउंड में, एक एम्पैथेटिक साउंड में वो बात करता है। तो वहाँ पे जो लिसनर होता है उसकी बात को ध्यान से सुन रहा होता है। ठीक है, एक काउंसलर अच्छे तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहा होता है, वो एक सपोर्टिंग लैंग्वेज को वहाँ यूज करता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। उसको हेल्पिंग हैंड की तरह वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है और एक ट्रस्ट बिल्ड करके अपनी बात को वहाँ पे बता रहा होता है, प्रॉपर काउंसलिंग कर रहा होता है। फोर्थ है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक के अंदर है प्रेजेंस प्रिसाइजली, फोकस ऑन द फैक्ट्स एंड इफेक्टिव ऑन स्पीच इन वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस। ठीक है, तो सिस्टमैटिक के अंदर जो भी पर्सन है वो सिस्टमैटिकली अपनी बात को बता रहा होता है कि भाई ये करना है, फिर ये करना है और फिर ये करना है। तो प्रॉपर्ली प्रिसाइजली अपनी बात को प्रेजेंट कर रहा होता है। मेजर उसके फैक्ट्स पर उसकी बात बेस्ड रहती, स्टोरी टेलिंग नहीं होती कि कुछ भी बोल रहा है। उसकी जो भी बात, उसने एक स्टेटमेंट दिया वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, वो एफिशिएंटली बात कर पा रहा है, एफिशिएंटली बोल पा रहा है। और एक जो वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस होता है उसके अंदर एक सिस्टमैटिक वर्क को चलाने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से बात करना वहाँ पे जरूरी रहता है।
तो ये सारी बातें हुई यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पे कंप्लीट। इसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, कम्युनिकेशन के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से फेस टू फेस कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कैसे टू वे कम्युनिकेशन होता है, कैसे पर्सन की वॉइस टोन, उसका एटीट्यूड, उसके वे ऑफ एक्सप्रेशन को चेंज कर देता है। फिर हमने नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन की बात करी, जहाँ पे नॉन वर्बल के अंदर हमने बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, फिजिकल कम्युनिकेशन, फर्स्ट इंप्रेशन की बात करी। फिर हमने वर्बल कम्युनिकेशन की बात करी, जहां हमने कहा कि 4 कम्युनिकेशन स्टाइल्स के थ्रू पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है बाय यूजिंग द डायरेक्ट, स्प्लिटेड, कंसिडरेट और सिस्टमैटिक। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट और हमारी सेकंड यूनिट होती है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और थर्ड यूनिट को हमारे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।